नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत और आपका स्वागत दोनों इस खूबसूरत से जाइंट सनफ्लावर के साथ करती हूँ। पहला सनफ्लावर आखिरकार मेरा खिल ही गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत खुशी हुई है मुझे। और सारे जब ये खिल जाएंगे तो मैं क्या आलम होगा मेरे टेरेस गार्डन का। बहुत ही खूबसूरत। 45 से 50 दिन में ये है ना तैयार हो गया है मेरा फर्स्ट जो फ्लावर आया है ये। और आज के वीडियो का जो विषय रखेंगे हम लोग वो यही रखेंगे कि कैसे मेरे प्लांट्स जो है इस तरह से थोड़ा अच्छे तरीके से टाइमली ग्रोथ ले लेते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेते हैं। क्या ना बहुत कम कीड़े मकोड़े या पेस्ट वगैरह का अटैक होता है या होता भी है तो झेल लेते हैं। मैं कुछ खास ज़्यादा इलाज नहीं करती हूँ इनका उससे ठीक होने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में ही पूछा था कि आपने ये बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, पर उनमें से जो न्यूट्रिशन वाला फैक्टर है उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें आप। तो बस मैं आज इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें और है ना बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो न्यूट्रिशन के ऊपर तो मैं पहले भी कई वीडियोस डाल चुकी हूँ, पर फिर भी नए लोग जुड़ते रहते हैं हमेशा और वो पुराने वीडियोस नहीं देख पाते, इसलिए आज एक बार फिर से हम लोग इसकी बात कर लेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है न्यूट्रिशन, पर हम लोग इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नए गार्डनर्स को तो लगता है कि इससे तो बेटर है बाज़ार से ही सब्जियाँ खरीद लें, है ना। तो आसान भाषा में अगर मैं समझाना शुरू करूं तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं हमारी तरह, हमको जैसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है अलग अलग तरीके का, वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। नॉर्मल बात है, ये भी जीवित की श्रेणी में ही आते हैं। तो बस उस न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ये 3 जो मेन न्यूट्रिशन होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो अलग होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये 3 होते हैं जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। देखो आप ये कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है ये। तो जब भी आपको बहुत बढ़िया सा पेड़ बड़ा हुआ दिखे, ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखें, अच्छा बुशी सा दिखे, तो आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन बढ़िया है पेड़ में। तो नाइट्रोजन ये सब काम करता है कि आपके प्लांट्स को बहुत बढ़िया शानदार वाली ग्रोथ देता है। बिल्कुल एकदम से बलिष्ठ सा लगता है देखने में ही प्लांट आपका। और आपको पता होता है कि इसमें अगर कुछ पेस्ट वगैरह आए भी तो ये अपने आप निपट लेगा उससे। तो ऐसा बढ़िया सा ग्रोथ लिया हुआ ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट हो तो समझ लो अच्छी नाइट्रोजन है। अब ग्रोथ कब ज़रूरत पड़ती है आप ये देखो। ग्रोथ की ज़रूरत ऑब्वियसली शुरू में ही पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो है कि नहीं। तो ये समझने की बात होती है कि शुरू में ही आपको अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रखनी पड़ेगी, जिससे आपका प्लांट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़े, टाइमली जल्दी से बढ़ जाए, फ्रूट्स बिल्कुल समय पे आने की उम्मीद में। तो आप ये देखो, आप नाइट्रोजन आपको इसीलिए हम लोग बताते हैं मिट्टी तैयार करते टाइम 25 से 40-50% तक भी आप कोई भी वॉल्यूम वाली खाद, मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट हुई, गोबर की खाद हुई, पत्तों की खाद हुई, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हुई, उसको मिक्स करो अपनी मिट्टी में। तो ये चीज़ क्या बढ़ाती है आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है इनमें। तो पेड़ आपका ज़ोरदार तरीके से ग्रोथ कर जाता है शुरू में ही। और देखो शुरू में ही अगर पेड़ बढ़िया ग्रोथ कर जाए ना तो फिर आगे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लग जाते हैं। दूसरी की बात करें हम लोग तो पोटाश और फास्फोरस की ज़रूरत जो होती है हम लोगों को, पोटाश की तो बेसिकली फ्लावर्स और फ्रूट बनने में और उसके है ना अच्छे टेस्ट वगैरह में ज़रूरत होती है, और फास्फोरस की भी इन दोनों कामों में भी, और है ना जड़ जो आपकी है बहुत मजबूत बनाने में पेड़ के, उसमें भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है कि वो न्यूट्रिशन पूरा खींच सके मिट्टी से, इतनी बढ़िया जड़ बनी हो। तो फास्फोरस अगर आप मिट्टी बनाते टाइम भी डाल देंगे ना बस खाली, तो भी काम चल जाता है। अदरवाइज़ नहीं है उस टाइम तो आप बाद में भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रॉक फॉस्फेट आपको बताया था, वो रूट फिलिंग वाले टाइम में मैंने मिलाया था और बड़ा अच्छा उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि अब देखो सूखी खाद आप डालोगे तो 10-15 दिन बाद ये दिखाने लगती है वो रिज़ल्ट, और बहुत बढ़िया है ना मेरी है ना प्लांट्स की ग्रोथ भी हो रही है, फ्रूट्स भी आ रहे हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। चाय पत्ती वगैरह सुखा के रख लो, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और पोटाश के लिए अगर मैं बात करूँ
तो या तो आप जैव उर्वरक आते हैं इफ़को से रीज़नेबल प्राइस पे, तो लिक्विड वाले, तो वो मंगा के रख लो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा पोटाश डालने के लिए। अदरवाइज़ है ना, राख भी होती है, बनाना पील फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी पोटाश की मात्रा होती है, और बनाना भी ईजी होता है। केले के छिलकों को आप गला के रख दीजिए 6-7 दिन तक, और उसका पानी फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोटाश की बड़ी अच्छी सी है ना एक सोर्स हो जाती है, सोर्स हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें, फास्फोरस स्टोन डस्ट में भी मिल जाता है, रॉक फॉस्फेट को स्टोन डस्ट का भी एक रूप मानते हैं, तो है ना उसमें भी मिल जाता है आपको। और भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं कई सारी जिनमें है ना आप डालते हो तो फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। बोन मील होती है, जैसे बोन मील में काफ़ी होता है, तो मैं बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ आजकल, इसलिए मैं रॉक फॉस्फेट मंगा लेती हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी ईजी होती हैं और बहुत महंगी भी नहीं होती है अगर आप मंगाना चाहें तो तीनों जो हमारे है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी हो जाती है। वैसे तो गोबर खाद में, वर्मी कंपोस्ट में तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पत्तियों की खाद, किचन वेस्ट, सब में ये चीज़ें तीनों बहुत बढ़िया होती हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इन्हीं से खेती करते हैं तो उनको भी पूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही हैं ना अपनी मिट्टी में। तो ये तीनों सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए, और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं, 70-80% के करीब यही चाहिए होती है हमारे प्लांट्स को। बाकी है ना मात्रा फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आती है। अब वो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे माइक्रोब्स हैं मिट्टी में तो वो बनते रहते हैं, किसी किसी में कोई चीज़ की कमी होती है मिट्टी में, किसी मिट्टी में, तो उसको ऊपर से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि सीवीड एक्सट्रैक्ट ऐसी चीज़ होती है, समुद्री जैविक वनस्पति खाद, अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ, दानेदार फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, जो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाती है। कोई भी गार्डनिंग शॉप हो, कोई भी नर्सरी हो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो, सब जगह मिल जाती है वो। ऐसी कोई है ना बहुत मुश्किल से मिलने वाली खाद नहीं है सीवीड, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर देती है। उसी के लिए अपन डालते हैं, अगर ज़्यादा है ना कॉम्प्लिकेटेड ना करें उसको, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सिर्फ एक खाद सीवीड, और है ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम है ना सिर्फ है ना एक खाद, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्ते की खाद, या फिर क्या कहते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये 2 खाद भी रख लेंगे ना हम तो काम चल जाता है हमारे प्लांट्स का। आया आपको समझ में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या फंडा होता है? बहुत सारे लोगों को पता है, पर नए लोगों के लिए मैं थोड़ा सा है ना एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ इसको। तो जैसे अगर आप पोटाश डालोगे इस टाइम पे जब आपके प्लांट ग्रोथ कर चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और आपने फिर उनको पोटाश दिया, तो देखो क्या फ्रूटिंग होती है उसमें और क्या फ्लावरिंग होती है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो वो इसकी पोटाश की कमी से भी होता है। अब देखो कितना खूबसूरत है ना फ्रूट बन रहा है ये, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और 3 ही होते हैं ये। तो तीनों का या तो अलग अलग आप एक्स्ट्रा डोज देना चाहते हो, सोर्स बना लो, जैसे रॉक फॉस्फेट हुआ आपने रख लिया, शुरुआत में मिट्टी में तो मिला ही है आपने बढ़िया गोबर खाद वगैरह जो भी कुछ है, और बाद में अगर आपको डोज देना है तो ये दे लो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड सबसे अच्छा होता है। मैं तो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाती इस चीज़ को, तो उससे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स जो ये होते हैं ना हम लोग बड़े शौक से लगाते हैं, जैसे कैप्सिकम है, टमाटो है, हरी मिर्च है, बैंगन है, इनको क्या है कैल्शियम की और मैग्नीशियम सल्फेट की एक्स्ट्रा डोज चाहिए होती है। इनके फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात होता है, कैल्शियम चूने से मिल जाता है हम लोगों को, चूना बुझा हुआ है उससे भी हम लोग दे सकते हैं। अदरवाइज़ डोलामाइट अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत आराम से अवेलेबल होता है, तो 1-2 किलो आप मंगा के रख लेंगे ना पैकेट, तो आधा चम्मच एक प्लांट में चाहिए होता है मुश्किल से। आप ये देख लो 1 महीने में 1 बार देना होता है। तो डोलामाइट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उसका, और मैग्नीशियम सल्फेट का एप्सम सॉल्ट, 1-8 किलो एप्सम सॉल्ट मंगा के रख लीजिए, 1-8 किलो डोलामाइट मंगा के रख लीजिए, दोनों का कुल मिला के 1 चम्मच एक प्लांट में 1 महीने में, इन सब चीज़ों का, बस सब चीज़ों में, बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स में ज़रूरत नहीं होती इनकी। और ये देखो आप देती कैसे हूँ मैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया हुआ है कि महीने में 2 बार है ना आप न्यूट्रिशन कम से कम दे दें अपने प्लांट्स को। तो मुझे तो 20 दिन हो गए हैं अब दिए हुए, क्योंकि मैं ना टाल भी जाती हूँ, मेरी मिट्टी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा आप ये देखो जो अपने छत से ही है ना कचरा निकलता है, वो तो मेरे प्लांट्स में नीचे होता ही है भर भर के, उससे भी खाद बनती है ढेर सारी। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मैंने कंडा गला रखा है, जो गोबर का उपला होता है, एक ही गलाया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें और भी चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ, और इसको 6-7 दिन में रखूँगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपको देना है एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, महीने में, बस ये रूल बना लो आप अपना, है ना।
तो एक बार लिक्विड अगर देना है तो ये कंपोस्ट ही खाली सिर्फ कंडे गला के भी दे सकते हो आप कुछ। इसको डाइल्यूट कर लेंगे 6-7 दिन बाद हम लोग, 1 भाग इसका और 5 भाग पानी का रख के। और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा कर लेना, पौधे जल जाते हैं कई बार। मैं इसमें ये कुछ चीज़ें और मिलाने वाली हूँ, जैसे ये पोटाश की अभी प्लांट्स को ज़रूरत है क्योंकि अब बढ़ चुके हैं प्लांट्स, फूल देने का, फल देने का टाइम है। और बनाना पील नहीं हो रहे आजकल मेरे पास इकट्ठे, क्योंकि घर में मेंबर कम है तो आ भी नहीं रहे। और फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र में गला के बनाती भी नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा है ना इनको गला के रखने वाली चीज़ों से परेशान हो गई थी, तो मैं अब नहीं बनाती हूँ। मैं सूखा ही डाल देती हूँ उसको, सुखा के छिलके को, तो वो सब में नहीं पड़ पाता प्लांट्स में। तो आप ये देखो, ये पोटाश वाला एक आता है, इफ़को से मंगाया है मैंने, और एक ये पूरा NPK आता है। मतलब इसमें आपको तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिल जाते हैं। और ये सागरी का सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये और ये मेरा परमानेंट बायो एंजाइम इसलिए कि ये सारी चीज़ें डलें तो इसके है ना न्यूट्रिशन मिट्टी में से है ना खींच सके प्लांट आपका। भाई सारा इंतज़ाम करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। लिक्विड कंसंट्रिया तो नहीं करूँगी NPK तो, क्योंकि वो मेरा कंडा जो गला हुआ है उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी। सिर्फ पोटाश वाला मैं डालूँगी, सागरी का डालूँगी और थोड़ा सा बायो एंजाइम डालूँगी। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स को दे दूँगी मैं। 20 दिन पहले मैंने आपको बताया था रूट फिलिंग का, मैंने रूट फिलिंग सारे प्लांट्स में करी थी अपनी। तो एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट होता है ज़्यादातर, उसमें 2 मुट्ठी एक प्लांट के लिए लेके, और उसमें जो भी आपका दानेदार वाला सीवीड मिला लो, चाहे तो रॉक फॉस्फेट और ये पोटाश अगर आपके पास पड़ा हुआ वो मिला लो। किसी में अगर कैल्शियम और उसकी ज़रूरत है तो मैग्नीशियम की वो डाल लो, एप्सम सॉल्ट और डोलामाइट थोड़ा सा अलग अलग प्लांट्स में। वो बैंगन में, मिर्ची में, शिमला मिर्च में, टमाटर में, ज़्यादातर इनमें ही चाहिए होते हैं बहुत अच्छे से। तो ये 2 बार मेरा है ना महीने में रहता है, थोड़ा 5-7 दिन इधर उधर भी हो जाता है खाद देने का। तो हो गया ना पूरा न्यूट्रिशन। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं अच्छी तरह से, प्लांट्स को बढ़ाने के लिए भी पूरा ज़रिया है, उसके बाद उसके फूल और फल बढ़िया आए रुके उसके लिए भी ज़रिया है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा वीडियो। धन्यवाद बहुत बहुत आप सब।